स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन रुआन को देखते हैं जो एक आदमी के सामने खड़ी हुई थी जो हमारा हीरो मिस्टर शियांग था। उनसे कहती है कि मैं इन होम मसाजर हूँ, क्या आपको मुझसे मसाज चाहिए। पहले तो शियांग उसे मसाज लेने से मना कर देता है, देन फिर वो उसे देखता है जिससे वो उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। वो उससे कहता है कि मसाज ही क्यों, मैं तो तुमसे कुछ और भी ले सकता हूँ। एंड ऐसा कहके उसे सोफे से पिन कर देता है एंड उसे किस करने वाला होता है, लेकिन रुआन कहती है कि मेरा काम सिर्फ मसाज देना है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मुझे यहाँ से जाने दो। मिस्टर शियांग उसे वहाँ से जाने देता है, लेकिन जैसे ही रुआन डोर के पास पहुँचती है तो डोर बंद होता है। मिस्टर शियांग पीछे से आके उसे डोर से पिन कर देता है। रुआन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। मिस्टर शियांग कहता है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी जाना था तो तुम्हें आने की जरूरत ही क्या थी। रुआन कहती है कि मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो मैं वैसा काम नहीं करती हूँ। जिसके बाद मिस्टर शियांग रुआन को वहाँ से जाने देता है। जब रुआन बाहर जाती है तभी उसे उसकी आंटी का फोन आता है। उसकी आंटी कहती है कि मैंने तुम्हें घर आने को कहा था ना, एक तो कई सालों पहले तुम्हारे फादर हमसे 5 लाख रुपए लेके भाग गए, तुम्हारी मदर भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सारा कर्जा तो तुम्हें ही चुकाना होगा। अगर तुमने अपना सारा कर्जा नहीं चुकाया तो हम हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारी मदर के पास से वो ऑक्सीजन मास्क ही हटा देंगे, तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। रुआन कहती है कि आप ऐसा मत करो, आपको पैसों की जरूरत है, मैं आपके लिए जल्दी पैसे ले आऊंगी, लेकिन मेरी मदर को कुछ मत करना। अब रुआन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिससे वो मिस्टर शियांग के पास वापस जाती है। डोर ओपन करते ही मिस्टर शियांग उससे कहता है कि तुम क्या करने आई हो। रुआन कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है और उसके बदले में आप जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। एंड ऐसा कहके वो मिस्टर शियांग को किस कर देती है, जिससे तो मिस्टर शियांग शॉक हो जाता है एंड रुआन से पूछता है कि कहीं तुम्हें इसका कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना, तो रुआन मना करती है। देन फिर मिस्टर शियांग उसे उठाता है एंड बेड पे ले जाता है एंड उसे किस करने लगता है। देखते ही देखते दोनों का रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रुआन उठती है तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। मिस्टर शियांग समझ जाते हैं कि रुआन का ये फर्स्ट टाइम था, जिससे वो उससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन रुआन कहती है कि मुझे बस घर जाना है। मिस्टर शियांग से पूछते हैं कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। रुआन कहती है कि 3000, लेकिन मिस्टर शियांग को सही से सुनाई नहीं देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो 3 मिलियन मांग रही है। वो मन ही मन सोचते हैं कि ये लड़की कितनी लालची है। देन फिर वो उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। रुआन एम्बैरेस होके अपने कपड़े लेके वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो मिस्टर शियांग उसे ही देख रहा होता है। तभी मिस्टर शियांग का फ्रेंड जुविन वहाँ पे आता है, जो मिस्टर शियांग से कहता है कि फर्स्ट टाइम तुम किसी लड़की के साथ इतना क्लोज आए हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें लड़कियां पसंद आना ही बंद हो गई हैं। देन फिर वो उसे इनविटेशन कार्ड देता है जहाँ पर मिस्टर शियांग को मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर की जॉब मिल गई होती है। मिस्टर शियांग रुआन को देखता है तो जुविन कहता है कि क्या वो लड़की तुम्हें पसंद आ गई है, तो मिस्टर शियांग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। दूसरी तरफ रुआन हॉस्पिटल गई होती है जहाँ पर उसकी मदर एडमिट होती है, उनका ध्यान रखी रही होती है। तभी उसकी आंटी एंड कजिन वैन वहाँ पे आ जाते हैं। दोनों ही रुआन से पैसे मांगने लगते हैं। रुआन के पास पैसे नहीं होते हैं, जिससे वो कहते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी मदर को हम हॉस्पिटल से निकाल देंगे। रुआन कहती है कि प्लीज मेरी मदर को परेशान मत करो, बदले में आपको जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा, लेकिन वो तो मानते ही नहीं है। वैन उसकी मदर का ऑक्सीजन मास्क हटाने वाला होता है तो रुआन नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपका सारा ही कर्जा जल्दी चुका दूंगी, पर प्लीज मेरी मदर को कुछ भी मत करो। देन फिर वो उन्हें अपनी ट्यूटर की कमाई से बनाए हुए पैसे देती है और कहती है कि ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, अभी आप इन्हें रख लो, धीमे धीमे करके मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। आंटी वेन कहती है कि ठीक है, अभी तो हम इन पैसों से काम चला रहे हैं, लेकिन तुम जैसे वुमेन को और भी पैसे कमाने आने चाहिए। अगर तुमने जल्दी ही पैसे नहीं दिए तो देख लेना, मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं अपने पैसे निकालने के लिए। और ऐसा कहके विन और वैन वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमारी रुआन बेचारी रोने लगती है। तभी रुआन को उसकी फ्रेंड योयो का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि तुम जल्दी कॉलेज आ जाओ, हमारे न्यू प्रोफेसर मिस्टर शियांग आने ही वाले हैं एंड तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना फेमस हैं। अगर कोई भी उनके लेक्चर अटेंड नहीं करता है तो वो उनके मार्क्स काट लेते हैं। रुआन कहती है कि मैं जल्दी आ रही हूँ। देन फिर रुआन वहाँ से निकल जाती है। यहाँ कॉलेज में हम मिस्टर शियांग को आते हुए देखते हैं। सारी फीमेल स्टूडेंट तो उन्हें देखते ही शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि ये कितने हैंडसम है, साथ ही में ये कंट्री के रिचेस्ट फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। इतना हैंडसम एंड रिच पर्सन हमारा प्रोफेसर है, हमारी किस्मत तो देखो, अगर स्टूडेंट होता तो जरूर हमारा कोई चांस होता, लेकिन मिस्टर शियांग तो किसी को भी देखता ही नहीं है एंड लेक्चर लेने के लिए क्लास में चले जाता है, जहाँ पर जाते ही वो कहता है कि जो भी क्लास अटेंड नहीं करेगा मैं उसके पूरे सेमेस्टर के मार्क्स काट लूंगा। देन फिर वो एक एक करके सारे स्टूडेंट की अटेंडेंस लेने लगता है। योयो परेशान हो रही थी क्योंकि रुआन को आने में देर होती है। जल्दी से वो रुआन को कॉल करके बुलाती है। भाग कर रुआन भी क्लास में आ जाती
जाती है और कहती है कि मुझे लेट नहीं हुआ है। लेकिन वो जैसे ही मिस्टर जियांग को वहाँ देखती है वो शॉक हो जाती है एंड उनसे पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। देन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये क्लास है, जिससे वो चुप हो जाती है और देन फिर कहती है कि मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें लेक्चर में नहीं बैठने दे सकता हूँ, लेकिन रुआन कहती है कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उनके पास हॉस्पिटल में गई थी। मिस्टर जियांग को उसकी कल रात की बात भी याद आती है कि रुआन अपनी मदर के इलाज के लिए ही कल उसके पास आई थी, जिससे वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ। जिससे खुश होकर रुआन अपनी सीट पर बैठने जाने वाली थी, लेकिन मिस्टर जियांग कहता है कि मैंने तुम्हें बैठने की परमिशन नहीं दी है, तुम लेट आई हो तो एज अ पनिशमेंट आज तुम्हें मेरी टीचिंग असिस्टेंट बनना होगा। रुआन जिसके लिए अग्री हो जाती है। देन फिर मिस्टर जियांग उसे टेबल पे लेटने के लिए कहते हैं। एम्बैरेस होके रुआन टेबल पे तो लेट जाती है। देन फिर मिस्टर जियांग सबके सामने लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड एनाटॉमी पढ़ाने लगते हैं, जहाँ पर वो रुआन को उसका टॉप ऊपर करने के लिए कहते हैं। जब रुआन का स्टमक दिख रहा होता है तो मिस्टर जियांग उस पे हाथ लगाते हैं एंड अलग अलग पॉइंट्स पे टच करके पूछते हैं कि तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है। रुआन एक जगह पे कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा पेन तो हो रहा है। स्टूडेंट मिस्टर जियांग से पूछते हैं कि ऐसी जगह पेन क्यों होता है, तो मिस्टर जियांग कहते हैं कि ये इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी ने बहुत ही इंटीमेट टाइम किसी के साथ स्पेंड किया है, जिससे सारी ही लड़कियां रुआन का मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि दिखने में तो रुआन बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगती है और देखो कितनी स्पाइसी लाइफ जी रही है, जिससे रुआन बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होने लगती है। मिस्टर जियांग सबसे कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस टाइम पर रुआन एक पेशेंट है एंड तुम लोग पेशेंट के प्रॉब्लम समझे बिना उसका मजाक उड़ा रहे हो, तुम लोग ऐसे कैसे डॉक्टर बनोगे, जिससे सब चुप हो जाते हैं। देन फिर मिस्टर जियांग रुआन को उसकी जगह पे जाने के लिए कह देते हैं। रुआन अपनी जगह पे आकर बैठ जाती है, जहाँ पर योयो उससे पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे पता है कि कल रात को तुम डॉम में भी वापस नहीं आई थी, तुम कहाँ थी। रुआन मिस्टर जियांग को देखने लगती है। योयो समझ जाती है कि रुआन एंड मिस्टर जियांग ने नाइट साथ में स्पेंड करी है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रुआन पानी पी रही थी तभी उसके मुंह से पानी भी गिर जाता है और मिस्टर जियांग ये सब कुछ देख जाता है। योयो तो शौक होकर रुआन से पूछती है कि मुझे तो सारी डिटेल्स बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। दोनों को बातें करते हुए देखकर मिस्टर जियांग उन्हें चौक फेंक के मारता है और रुआन से कहता है कि एक तो तुम क्लास में लेट आई हो, ऊपर से इतनी बातें कर रही हो, अगर तुम्हें लेक्चर अटेंड नहीं करने तो बाहर चली जाओ। जिससे रुआन चुप होकर लेक्चर पर ध्यान देने लगती है। कुछ टाइम बाद लेक्चर खत्म हो जाता है एंड एक एक करके सारे स्टूडेंट भी वहाँ से जाने लगते हैं। जब रुआन जा रही थी तो उसे मिस्टर जियांग रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी ही स्टूडेंट हो। रुआन कहती है कि मुझे भी नहीं पता था। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम्हें सच में पैसों की जरूरत क्यों थी। तो रुआन कहती है कि मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार है, इसीलिए मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। जियांग कहता है कि मैंने तुम्हें कार्ड दिया तो था, जो उसमें पैसे थे क्या वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं थे। रुआन कहती है कि नहीं, बात ये नहीं है, आपने जो मुझे पैसे दिए थे ना वो कुछ ज्यादा ही थे और मुझे इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं थी। देन फिर वो उसे उसका कार्ड वापस करती है और कहती है कि मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ आपसे 3000 रुपए मांगे थे। ये सुनकर तो मिस्टर जियांग शॉक हो जाता है, क्योंकि वो रुआन को लेकर बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में था और उसे लगता है कि रुआन ने उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगे। देन फिर वो रुआन से कार्ड ले लेता है और कहता है कि तुम्हें कार्ड देने का कोई रिग्रेट तो नहीं हो रहा है ना। तो रुआन मना करती है एंड देन फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर जियांग नोटिस करता है कि रुआन का टेडी वहीं छूट गया था, जिससे वो उसे टेडी देने के लिए बाहर जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि रुआन किसी की कार में बैठ के जा रही है, जो कि एक लग्जरियस कार होती है। उसकी क्लासमेट बातें करती हैं कि वैसे तो रुआन कहती है कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी डेली डेली उसे अलग अलग कार से लोग लेने के लिए आते हैं। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर जियांग को लगता है कि वही रुआन के बारे में गलत सोच रहा था, वो उसे ही बेवकूफ बना रही थी। देन फिर वो किसी को कॉल करके कहता है कि मेरे मेडिकल कॉलेज में से रुआन नाम के लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन पता लगवाओ। दूसरी तरफ रुआन उस पर्सन की कार में से जब निकलती है तो पता चलता है कि रुआन उस पर्सन के बेटे को ट्यूटरिंग करवाती थी, इसीलिए वो पर्सन रोज रोज उसे लेने आता था। रुआन कहती है कि मुझे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसलिए अगर दूसरे भी बच्चे ट्यूटरिंग के लिए मिले तो आप मुझे बता देना। वो पर्सन हाँ कहता है, वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे योयो आती है और कहती है कि तुम अभी भी बच्चों को ढूंढ रही हो जिन्हें तुम ट्यूटर करवा सको। रुआन हाँ करती है। देन फिर वो कहती है कि अब तो तुम्हें मुझे सारी बातें मिस्टर जियांग के बारे में बतानी होगी। तुम दोनों को मैं देखते ही समझ गई थी कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। ऐसी बातें करते करते दोनों डॉम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रुआन की आंटी सारी बात सुन लेती है एंड पूछती है कि रुआन किसे डेट कर रही है। योयो आंटी से कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें तो डॉम में आने का हक नहीं होना चाहिए एंड बाहर निकलने को कहती है। लेकिन आंटी वेन तो रुआन पे गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे पीठ पीछे किसी को डेट करने की, हम इसे बेच के पैसे कमाने वाले थे, ये तो हमारा नुकसान करवाएगी। रुआन को मार पड़ने वाली थी, इसलिए वो योयो को क्लास से बाहर निकाल देती है। योयो डरती है एंड रुआन को बचाने के लिए वहाँ से भागती है। देन फिर वो जुविन से टकरा जाती है और उससे कहती है कि मिस्टर जियांग कहाँ है, मुझे उनकी हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ हम मिस्टर जियांग को देखते हैं
हैं जो क्लब में होता है जहाँ पर उसके दोस्त लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जियांग को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके दोस्त कहते हैं कि हमने सुना है कि कल रात को तुमने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड करी थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है और हमने ये भी सुना है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो गई होगी, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है एंड मैं किसी को भी डेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे योयो एंड जुविन आ जाते हैं। योयो आते ही मिस्टर जियांग से कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी मदद की जरूरत है, आप चलो एंड उसे बचाओ। मिस्टर जियांग कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। योयो कहती है कि मैं रुआन के बारे में बात कर रही हूँ, उसकी आंटी उसे टॉर्चर कर रही है, अगर आप नहीं चले तो उसे बहुत मारेंगी। लेकिन मिस्टर जियांग कहता है कि रुआन की लाइफ में क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी रोज रोज अलग अलग लग्जरियस कार से उसे लड़के लेने आते हैं, पता नहीं उसकी प्राइवेट लाइफ कैसी होगी, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। योयो समझाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर जियांग उसकी बात ही नहीं सुनता। यहाँ हम देखते हैं कि आंटी विन रुआन को मारती हैं एंड कहती हैं कि हमने तुम्हें डेटिंग करने से मना करा था ना, तुम्हें बेच के हमें पैसे मिलने वाले थे, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। रुआन कहती है कि मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही हूँ। आंटी विन फिर भी उसे मारती हैं और कहती हैं कि मिस्टर जियांग तुम्हें खरीदने वाले थे, वो हमें 5 लाख रुपए देने वाले थे और अगर तुम किसी को डेट करोगी और उन्हें पता चल गया तो वो हमें पैसे नहीं देंगे। अब रुआन मिस्टर जियांग से शादी नहीं करना चाहती थी, जिससे वो आंटी को कहती है कि मैं किसी को डेट तो नहीं कर रही हूँ लेकिन मैंने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। ये सुन के तो आंटी विन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली है तो अब हमें तुम्हारे 5 लाख रुपए कौन देगा। मिस्टर जियांग ने तो तुम्हारी प्योरिटी के ही 5 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड करने की, इसीलिए तुम कॉलेज आती हो क्या। देन फिर वैन एंड विन दोनों मिलकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं एंड उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने किस लड़के के साथ नाइट स्पेंड करी है। जब रुआन ये बात नहीं बताती है तो दोनों मारते मारते बाहर ले जाते हैं एंड सबके सामने बताते हैं कि रुआन ने किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड करी है और जिस भी लड़के ने उसके साथ नाइट स्पेंड करी है उसे हमें 5 लाख रुपए देने होंगे। रुआन अपनी आंटी को मना करती है और कहती है कि प्लीज सबके सामने ऐसा मत करो। आंटी विन कहती हैं कि इसमें तुम्हारी इंसल्ट हो रही है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, तुमने भी किसी के साथ नाइट स्पेंड करके हमारी भी इंसल्ट करवाई है। देन फिर आंटी विन एंड वैन वहाँ पे खड़े सभी लोगों को पूछने लगते हैं कि रुआन के साथ नाइट किसने स्पेंड करी है, लेकिन सब लोग मना करने लगते हैं कि हमारा रुआन से कुछ भी लेना देना नहीं है। आंटी विन एंड वैन उसे मारते हैं एंड कहते हैं कि सच सच बताओ, जिस पर वहाँ खड़ी सारी लड़कियां भी रुआन के कैरेक्टर पे बात करने लगती हैं और कहती हैं कि हमेशा सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और अब देखो जब आंटी विन उसे ज्यादा मारने वाली थी तो रुआन बता देती है कि उसने मिस्टर जिंग के साथ नाइट स्पेंड करी है। लेकिन वहाँ खड़े सब लोग कहते हैं कि मिस्टर जिंग इस जैसी लड़की को तो कभी मुंह ही नहीं लगाएगा। रुआन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ मिस्टर जिंग के साथ ही नाइट स्पेंड करी है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है, जिस पर वैन भी गुस्सा करता है और आंटी बेल्ट निकाल कर उससे रुआन को मारने लगती है। वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है कि क्यों ना तुम मिस्टर जियांग को ही कॉल करो, अगर उन्होंने तुम्हारा फोन रिसीव कर लिया और यहाँ आ गए तो हम समझ जाएंगे कि तुमने उन्हीं के साथ नाइट स्पेंड करी थी। रुआन भी मिस्टर जियांग को कॉल करती है, यहाँ पे मिस्टर जियांग भी उसका कॉल देखता है। जब फोन रिसीव करता है तो रुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करने आ जाओ, यहाँ पर ये लोग मुझे बहुत ही ज्यादा मार रहे हैं। लेकिन मिस्टर जियांग को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है और वो कहते हैं कि तुम ये सब नाटक कर रही हो और ऐसा करके फोन रख देते हैं। योयो मिस्टर जियांग से कहती है कि आप रुआन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वहाँ पर रुआन के पास भी सब लोग कहते हैं कि देखा प्रूफ मिल गया, मिस्टर जियांग ने रुआन के साथ नाइट स्पेंड नहीं करी है, अगर करी होती तो वो रुआन को इस तरह इग्नोर थोड़ी करते। आंटी विन तो गुस्सा करती है एंड उसे मारती है। साथ ही में वो वैन से कहती है कि जल्दी से मिस्टर जियांग को तुम यहीं पे बुला लो। दूसरी तरफ जियांग को भी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपने रुआन की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था ना, वो रोज अलग अलग लग्जरियस कार में इसलिए जाती है क्योंकि वो उनके बच्चों को ट्यूटरिंग करवा रही है, उसका किसी भी इंसान के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, उसकी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है। जब मिस्टर जियांग ये सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर योयो भी जुविन से कहती है कि अगर हम जल्दी नहीं गए तो पता नहीं रुआन का क्या होगा। मिस्टर जियांग अपने सारे गार्ड्स को वहाँ पे बुला देता है और कहता है कि जल्दी से सब कॉलेज चलो और किसी ने भी अगर रुआन को हाथ लगाया तो उसे छोड़ना मत। देन फिर सारे ही गार्ड्स मिस्टर जियांग के पीछे पीछे जाते हैं। रास्ते में मिस्टर जियांग सोचता है कि उसने रुआन को बहुत ही गलत समझा। यहाँ हम देखते हैं कि रुआन के पास मिस्टर जियांग आ गया है, जहाँ पर विन कहती है कि हमने आपके लिए रुआन को रेडी रखा है, आपकी शादी रुआन से करवा देंगे और बदले में आपको हमें 5 लाख रुपए देने होंगे। जियांग रुआन को देखता है और कहता है कि दिखने में तो ये ठीक ठाक ही है, इससे शादी कर लूंगा और इसकी प्योरिटी के लिए 5 लाख तो कम ही है। लेकिन रुआन कहती है कि मैं प्योर नहीं हूँ, मैंने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। आंटी वैन उसे मारती है और कहती है कि रुआन झूठ बोल रही है, लेकिन वहाँ पे खड़ी सारी लड़कियां कहती हैं कि रुआन झूठ नहीं बोल रही है, उसने सच में किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। मिस्टर जियांग तो गुस्सा होता है और कहता है कि इसके प्योरिटी के 5 लाख मिल रहे थे, अब अगर तुम्हें इसकी शादी मुझसे करवानी है तो सिर्फ मैं तुम्हें 50,000 दूंगा और बदले में रुआन को तुम्हें मेरे साथ भेजना होगा। आंटी तो इसके लिए भी अग्री हो जाती है। पैसे लेके वो जबरदस्ती रुआन को मिस्टर जियांग की कार में भेजने वाली होती है। रुआन चिल्लाने लगती है एंड मन ही मन सोचती है कि उसी से गलती हो गई, उसी ने गलत सोच लिया कि मिस्टर जियांग उसे बचाने आएगा। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग
जियांग की सारी कार्स वहाँ पे आ गई हैं। एंड सभी में से अलग अलग गार्ड्स निकलते हैं एंड मिस्टर जियांग निकलते हैं जो चिल्ला कर सबको कहते हैं कि रुआन से दूर रहो। लेकिन जब वैन दूर नहीं होता है तो मिस्टर जियांग आते ही वैन को किक करके दूर भगाते हैं एंड रुआन से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर रुआन हाँ करती है। मिस्टर जियांग जियांग से पूछता है कि तुम कौन हो, इस लड़की की शादी मुझसे होने वाली है, तुम इसे बचाने वाले कौन होते हो। लेकिन मिस्टर जियांग सबके सामने कहता है कि रुआन मेरी है। वैन कहता है इस जैसी लड़की को आपको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं इसने किसके साथ नाइट स्पेंड करी है और उसका इल्जाम आपके ऊपर लगाने की कोशिश। गुस्सा होकर मिस्टर जियांग वैन को स्लैप करता है एंड अपने गार्ड से कहता है कि माँ बेटे को अच्छे से सबक सिखाओ। देन फिर वो रुआन को उठाता है एंड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। आंटी विन कहती है कि इस तरह तुम रुआन को नहीं लेके जा सकते हो। मिस्टर जियांग कहता है कि किसी की भी दम नहीं है कि मुझे रोक सके और ऐसा कहकर रुआन को लेके वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद सारे गार्ड्स मिलके आंटी विन एंड मैन को बहुत ही मारते हैं। यहाँ पर कार में मिस्टर जियांग देखता है कि रुआन के फेस में से ब्लड भी निकल रहा है, जिससे वो उसे कहता है कि आज रात को तुम कहाँ रुकोगी। वो कहती है कि मैं वापस से अपने डॉर्म रूम में चली जाऊंगी। मिस्टर जियांग कहता है कि वहाँ पे तुम्हारी आंटी भी आ सकती हैं, इसलिए आज तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पर रुआन अग्री हो जाती है। फिर मिस्टर जियांग रुआन के पास उसे किस करने आता है लेकिन रुआन आके बंद कर देती है। तो मिस्टर जियांग कहता है कि मेरे साथ चलने का तुम्हें कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहता हूँ। एंड ऐसा कहके वो उसे घर ले आता है। देन फिर वो उसके चोट पे दवाई भी लगा के देता है और उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम फोन किया था मुझे तुम्हारा कॉल तभी रिसीव कर लेना चाहिए था। रुआन उससे कहती है कि प्रोफेसर कोई बात नहीं। मिस्टर जियांग कहता है कि मैं अब से तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं अब से उस कॉलेज में भी नहीं पढ़ाऊंगा एंड तुम अब से यहीं रहोगी। देन फिर वो उसे दवाई खाने के लिए देता है। दवाई बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है, जिसे रुआन कहती है कि मुझे मेडिसिन बिल्कुल नहीं पसंद है। देन फिर मिस्टर जियांग उसे कैंडी खिलाते हैं। जब रुआन कैंडी खा रही होती है तो मिस्टर जियांग उसे किस कर लेते हैं, जिससे तो रुआन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। देन फिर रुआन को अपना टेडी दिखाई देता है, वो उसे लेने जाती है लेकिन मिस्टर रुआन उसे सोफे पे ही पिन कर देते हैं और कहते हैं कि इतना इजीली तुम कहीं नहीं जाओगी एंड ऐसा कहके उसे किस करने लगते हैं। देन फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन उठती है तो वो मिस्टर जियांग को देख रही होती है। देन फिर वो सोचती है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो अपने कपड़े लेके वहाँ से जा ही रही होती है। तभी वहाँ पे बाइजू नाम की एक लड़की आ जाती है जो रुआन के कपड़ों पे पैर रखती है। रुआन उससे पूछती है कि आप कौन हो। बाइजू कहती है कि मैं मिस्टर जियांग की फियांसे हूँ, हमारी जल्दी ही शादी होने वाली है। रुआन तो जिससे शॉक हो जाती है। बाइजू कहती है कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, तुम एस्कॉर्ट हो जो यहाँ पर सिर्फ मिस्टर जियांग के साथ नाइट स्पेंड करने आई थी। वैसे तो एस्कॉर्ट को एक रात के कुछ हजारों रुपए ही मिलते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तो मिस्टर जियांग के साथ थी इसलिए मैं तुम्हें लाखों रुपए भी दे सकती हूँ। लेकिन रुआन कहती है कि जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बाइजू उसे रोकती है एंड पैसे देती है, साथ ही में वो उसका बनी भी उसे देती है और कहती है कि मिस्टर जियांग को ऐसी चीप चीजें पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम अपनी शक्ल मिस्टर जियांग के सामने कभी भी मत लेके आना, अगर मैंने देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद बाइजू मिस्टर जियांग के रूम में जाती है। मिस्टर जियांग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बाइजू कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मिस्टर जियांग कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम मेरी फियांसे नहीं हो, तुम्हारी फैमिली चाहती थी कि हमारी एंगेजमेंट हो तो लेकिन हमारी एंगेजमेंट कभी नहीं हुई। बाइजू कहती है तो चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो लड़की थी मैंने उसे भगा दिया है, अब वैसे चीप लड़कियां तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। मिस्टर जियांग गुस्सा करके रुआन को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन बाइजू से हक करती है और कहती है कि देखो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, उसके पहले तुम्हें जिसके भी साथ अपने टाइम स्पेंड करना है करो, लेकिन एक बार शादी हो जाए फिर तो तुम किसी के भी पास नहीं जा सकते हो। मिस्टर जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, ना तो तुम मेरी फियांसे हो ना मैं तुमसे शादी करूंगा और बार बार मेरे घर में आना बंद करो। एंड गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ रुआन रोड पे जा रही होती है। वो अपना बनी देख के सोचती है कि उसने मिस्टर जियांग के साथ रहने के सपने ऐसे ही बना लिए थे। मिस्टर जियांग किसी बाइजू जैसी लड़की के साथ रहना ही डिजर्व करते हैं जिनकी एक क्लास है एंड स्टैंडर्ड है। देन फिर वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है एंड रुआन की तबीयत खराब होती है एंड वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन को हॉस्पिटल में होश आता है। तभी नर्स उसे कहती है कि तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल कम हो गया था इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। रुआन जल्दी से खड़ी होने की कोशिश करती है तो नर्स उसे रोक के कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर तो रुआन शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं इस बेबी को कैरी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बस अभी स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतनी छोटी नहीं हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे बुला के लाओ, तुम इस तरह बेबी का कुछ नहीं कर सकती हो। रुआन कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है इसलिए बेबी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। डॉक्टर गुस्सा करता है और कहता है कि पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है एंड वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद रुआन सोचती है कि अगर मुझे बेबी को बड़े करना है तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। देन फिर वो किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे क्लब में जॉब मिल सकती है तो वो पर्सन हाँ कर देता है। कुछ टाइम बाद रुआन उस क्लब में जॉब कर रही होती है जहाँ पर वो सोचती है कि मैं मिस्टर जियांग को कॉल करके बताऊं कि उनका बेबी होने वाला है, लेकिन मे बी शायद उन्हें बेबी नहीं चाहिए होगा। जब वो मिस्टर जियांग को कॉल कर ही रही थी तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है जो रुआन पे गुस्सा करके कहता है कि काम के टाइम पे अपने फोन में टाइम वेस्ट
वेस्ट मत करो। यहाँ पर मिस्टर जियांग सोचता है कि रुआन ने उसे फोन करके फोन कट क्यों कर दिया, जिससे वो गुस्सा होता है एंड उसकी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के लिए कहता है। सेम क्लब में हम बायशु को भी देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई होती है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि हमने सुना है कि मिस्टर जियांग आजकल एक रुआन नाम की लड़की के आगे पीछे घूमते रहते हैं। बायशु कहती है कि वो किसी के भी आसपास घूमता उससे क्या फर्क पड़ता है, शादी तो कल वो मुझसे ही करेगा। जिससे सारी लड़कियां कहती कि हाँ तुम सही कह रही हो, मिस्टर जियांग को तुमसे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रुआन ड्रिंक्स लेके आती है। बायशु उसे देख कर शॉक हो जाती है। देन फिर वो रुआन से पूछती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो, तो रुआन उसे हाँ करती है। रुआन ड्रिंक्स रख के वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन बायशु उसे रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज के बाद मुझे अपनी फेस मत दिखाना, फिर तुमने रात को ही अपना फेस दिखा दिया, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं करा। दो लड़कियां रुआन के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर जियांग के क्लोज जाने की एंड उनके साथ बेड शेयर करने की, तुम्हें पता है कि तुमने बायशु की कितनी इंसल्ट करी है। रुआन कहती है कि आप लोग जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है एंड वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सभी उसे जाने से रोक देते हैं। बायशु कहती है कि तुम इतना इजीली यहाँ से कैसे जा सकती हो, तुमने जो मेरी इंसल्ट करवाई है तुम्हें उसका बदला तो देना होगा। अब तुमने मिस्टर जियांग को तो सर्व कर दिया है, अब उनके फियांसे को भी सर्व करो। जहाँ पर रुआन कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन सारी लड़कियां मिलकर रुआन की इंसल्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि ये तो एक एस्कॉर्ट है। रुआन मना करती है तो बायशु उसे स्लैप और कहती है कि इसे रिग्रेट करवाओ जो भी इसने मुझसे कहा है। देन फिर वहाँ पर पानी भरा जाता है एंड उसमें जबरदस्ती बार बार रुआन का मुंह डाला जाता है, जिस पर बायशु बार बार कहती है कि तुम मुझसे माफी मांगो तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। रुआन भी माफी मांगती है, लेकिन बायशु का तो मन तभी भी नहीं भरता है। जिसके बाद बायशु सबसे कहती है कि काम करो, रुआन के सारे कपड़े उतार दो। तभी ये यहाँ पर ऐसे ही घूमेगी तब इसे रियलाइज होगा कि इसने मेरी कितनी इंसल्ट करी है। कुछ लड़के मिलकर इसके कपड़े उतारने वाले होते हैं एंड सेम टाइम पे बायशु उसे बॉटल से मारने वाली होती है, लेकिन तभी हमारा हीरो मिस्टर जियांग वहाँ पे आ जाता है एंड आते ही वो बायशु को स्लैप कर एंड देन फिर रुआन के पास जाके उसे अपना जैकेट उठाता है एंड उससे कहता है कि मुझे आने में लेट हो गया इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बायशु मिस्टर जियांग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे मारने की, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम मेरी फियांसे नहीं हो, तुम लोगों को झूठ बोलना बंद करो और अगर बार बार तुमने मेरा नाम लिया तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियां मिस्टर जियांग से माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन मिस्टर जियांग उन्हें इतना इजीली कहाँ माफ करने वाला था। वो अपने गार्ड से कह के सारी लड़कियों को जबरदस्ती ड्रिंक करवाता है, जिससे सारी लड़कियां परेशान होती हैं। देन फिर वो रुआन को उठाता है एंड जाते जाते बायशु से कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर से तो मैं बात करूंगा, अगर आज के बाद तुमने लोगों को कहा कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ तो तुम देख लेना तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। एंड ऐसा कह के वो रुआन को लेके वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में रुआन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तभी डॉक्टर आता है जो रुआन को देखते ही पहचान जाता है। वो कहता है ये लड़की वापस से आ गई, इसके बेबी के लिए बार बार हॉस्पिटल आना सही नहीं है। मिस्टर जियांग को रियलाइज होता है कि रुआन तो प्रेग्नेंट है, जिससे तो वो शॉक हो जाता है। तभी रुआन को होश आता है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ करती है। मिस्टर जियांग कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? रुआन कहती है कि मैं इस बेबी को बड़ा नहीं कर सकती थी, इसीलिए तुम्हें बताना मुझे सही नहीं लगा। बेबी को बड़े करने के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मिस्टर जियांग कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें एंड मेरे बेबी दोनों को ही सपोर्ट करूंगा, इसीलिए तुम्हें इस बेबी को हमारे पास ही रखना होगा। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग की मदर वानली आ जाती है, जो आते ही मिस्टर जियांग से कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड करी है? मिस्टर जियांग हाँ करता है। वानली गुस्से में रुआन के पास जाती है। देन फिर जोर जोर से हंस के कहती है कि ये तो तुमने बिल्कुल सही करा, मेरा लड़का पता नहीं कैसा था, इतने सालों से तो मुझे ये लगा कि मे भी उसे लड़कियां ही पसंद नहीं है और मैं अपना ग्रैंडसन भी कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन फाइनली मैं तुमसे मिल रही हूँ, वो लड़की जिसे मेरे बेटे ने खुद अपने लिए चूज करा है। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ और मुझे सिर्फ डॉटर इन लॉ ही नहीं, मुझे तो ग्रैंडसन भी मिल गया, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या अच्छी बात हो सकती है। देन फिर वो मिस्टर जियांग से कहती है कि रुआन को लेके घर चलो, मैंने रुआन के वेलकम के लिए घर में सारी ही प्रिपरेशन करके रखी है। जियान भी हाँ बोलता है। देन फिर दोनों ही रुआन को घर लेके जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग एंड वानली जब रुआन को लेके घर जाते हैं तो रुआन देखती है कि उनका घर तो बहुत ही बड़ा है एंड बहुत सारी मेड ऑलरेडी रुआन का वहाँ पे वेलकम करती हैं। देन जब रुआन घर में जाती है तो हेड मेड मिस मिन वहाँ पे ऑलरेडी होती हैं जो रुआन को वेलकम करती हैं। रुआन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वानली उसे कहती है कि अब ये घर तुम्हारा ही है। देन फिर वो मिन से कहती है कि जल्दी से रुआन के लिए हमने जो जो चीजें प्रिपेयर करी है वो दिखाओ। तभी वहाँ पर बहुत सारी मेड्स आती हैं एंड वो बहुत सारा सामान भी लेके आई होती हैं। वानली कहती है कि ये सारी तुम्हारी पर्सनल मेड है, ये सारी ज्वेलरी तुम्हारी है, सबसे तुम्हारी होंगी। साथ ही में मिन कहती है कि हमने आपके लिए हर काम के लिए एक अलग अलग मेड रखी है, इसलिए आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। रुआन कहती है कि ये सब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वानली कहती है कि कुछ ज्यादा नहीं है, तुम ये सब चीजें डिजर्व करती हो। एंड देन वानली कहती है कि तुम्हारे लिए हमने एक विला भी बुक किया है, लेकिन रुआन कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मिस्टर जियांग भी वानली से कहता है कि रुआन के लिए अभी ये चीजें बहुत ही नई है, इसीलिए उसे कोई भी चीजों में फोर्स मत करो। वानली भी कहती है कि हाँ, मैं बस मेरी डॉटर को देख
देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। देन फिर मिस्टर जियांग कहता है कि अभी हमें रुआन को रेस्ट करने भेज देना चाहिए। मिस मिन रुआन को लेके वहाँ से चली जाती है। रुआन जब अपने रूम में होती है तो मिस मिन कहती है कि तुम्हें जब तक यहाँ पे रेस्ट करना है करो, देन फिर तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो तो बस एक बार मुझे बुला लेना। रुआन उन्हें थैंक यू कहती है। देन रुआन देखती है कि बेड को तो बहुत अच्छे से डेकोरेट करा है, जिससे वो उसे गंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए रेस्ट करने के लिए वो सोफे पे ही सो जाती है। यहाँ पे वान ली मिस्टर जियांग के पास आती है और उसे कहती है कि देखो मैंने भी रुआन के पास्ट के बारे में सब पता लगवाया है एंड उसकी आंटी एंड उसका कजिन उसे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, ऑलवेज उसे बुली करते रहते थे और मैं नहीं चाहती हूँ कि रुआन के साथ यहाँ पर भी वही हो, इसीलिए हम उसे अच्छी से अच्छी लाइफ देंगे, जिसके लिए जियांग भी एग्री होता है। कुछ टाइम बाद सभी रुआन के रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बेड पर रुआन नहीं दिखाई देती है। तभी मिस्टर जियांग देखता है कि रुआन सोफे पे सो रही है, जिससे वानली कहती है कि ये सोफे पे क्यों सो रही है, इसे तो बेड पे सोना चाहिए था। मिस्टर जियांग कहता है कि वो जरूर बेड गंदा नहीं करना चाहती थी इसलिए। वानली कहती है कि पता नहीं बेचारी बच्ची को कितना ही बुली किया है, जिससे वो हर चीज में डरती है। मिस्टर जियांग रुआन को उठाता है और उसे बेड पे सुला देता है। देन फिर वानली कहती है कि कल मॉर्निंग में ही हम रुआन को लेकर शॉपिंग करने जाएंगे, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, पता नहीं इतने दिन से सर्वाइव कैसे कर पा रही थी, जिसके लिए जियांग भी एग्री होता है। नेक्स्ट डे वानली एंड मिस्टर जियांग रुआन को लेके मॉल में आते हैं। रुआन कहती है कि मॉल में कोई देख क्यों नहीं रहा है, तो वानली कहती है कि तुम्हारे लिए आज हमने मॉल बंद रखा है, यहाँ पे सिर्फ तुम ही शॉपिंग करने वाली हो। देन फिर वो उसे सबसे पहले स्टोर में लेके जाती है जहाँ पे सेल्स वुमन बताती है कि यहाँ पे अलग अलग शूज मिलते हैं। मिस वानली वहाँ के सारे शूज मंगा लेती हैं एंड सारे के सारे शूज रुआन के लिए खरीद लेती हैं। रुआन मना करती है लेकिन मिस वानली उसकी बात कौन सी मानने वाली थी। देन फिर वो उसके लिए कपड़े लेने जाती हैं। रुआन अलग अलग कपड़े ट्राई करती है, वहाँ के भी सारे ही कपड़े मिस वानली खरीद लेती हैं। जिसके बाद वानली रुआन को लेकर पर्स के शॉप में जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए हम सारे अच्छे पर्स भी खरीद रहे हैं। रुआन कहती है कि मुझे इतने सारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन वानली कहती है कि तुम अब हमारे घर की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, ऑब्वियसली तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत होगी, तुम्हें सारी चीजें सबसे बेस्ट मिलनी चाहिए। रुआन कहती है कि सच में मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन वानली कहती है कि जरूरत ना होते हुए भी मैं तुम्हें ये सब देना चाहती हूँ। देन फिर वो मिस्टर जियांग से कहती है कि हमारे सोसाइटी का गाला आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस गाला में रुआन को लेके जाओ। मिस्टर जियांग भी जिस पे अग्री होता है। कुछ टाइम बाद गाला का डे आता है जहाँ पर मिस्टर जियांग रुआन को लेके जाता है। रुआन बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, तो मिस्टर जियांग कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास रहना। तो रुआन भी अग्री करती है। जब दोनों रेड कार्पेट पे उतरते हैं तो सारे ही रिपोर्टर्स दोनों की फोटोज खींचने लगते हैं, लेकिन मिस्टर जियांग तो रुआन को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड देन फिर वो सबके सामने उसके हाथ पे किस भी करता है एंड उसे अंदर लेके जाने लगता है। रिपोर्टर्स के बीच में हम बायजू को भी देखते हैं, जो दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और सोचती है कि मिस्टर जियांग के साथ उस टाइम पे मुझे होना चाहिए था। एंड देन फिर वो रुआन की लाइफ पर बात करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर सभी गाला में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर रुआन स्वीट्स देख के खुश हो जाती है। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम्हें जितनी स्वीट्स खानी है तुम यहाँ खा सकती हो। तभी वहाँ पर एक आइडल आता है, जिसे देख कर रुआन तो शॉक हो जाती है एंड उसका ऑटोग्राफ लेने जाती है। मिस्टर जियांग उसे रोकता है तो रुआन कहती है कि वो मेरा फेवरेट आइडल है, आपको पता है वो कितना फेमस है, प्लीज मुझे उसका ऑटोग्राफ लेने दो, वो कितना हैंडसम है, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जियांग तो जिससे बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। यहाँ पर रुआन अपने आइडल का ऑटोग्राफ लेती है, जिसके बाद वो नोटिस करती है कि आइडल को कुछ पीने का मन हो रहा है, जिससे वो कहती है कि आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आती हूँ। आइडल कहता है कि कुछ भी ले आना, बस किसी भी चीज में मैंगो हो मत लाना, मुझे मैंगो से एलर्जी है। रुआन अग्री करती है, वहाँ से जाती है। तभी बायजू जूस चेंज कर देती है एंड ऑरेंज की जगह मैंगो जूस रख देती है। रुआन आती है एंड गलती से वो मैंगो जूस ही ले जाती है। आइडल जब वो जूस पीता है तो उसे एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है। रुआन जूस चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो मैंगो जूस है, जिससे तो वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वो ऑरेंज जूस लेके आई थी। तभी वहाँ पर मैनेजर भी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुमसे काम नहीं हो रहा था तो तुम्हें करने की क्या जरूरत थी। रुआन कहती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन पीछे से बायजू आके कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुमने आज का इवेंट खराब करने का सोचा होगा, तुम जियांग को डिजर्व ही नहीं करती हो, इसीलिए तुमने उसकी लाइफ एंड उसका नाम खराब करने के बारे में सोचा, तुम्हारी वजह से आइडल को एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, अब तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगी। तभी पीछे से मिस्टर जियांग के आने की आवाज आती है तो वहाँ से बायजू भाग जाती है। मिस्टर जियांग आते ही रुआन से पूछता है कि क्या हुआ। रुआन उसे सारी बातें बता देती है एंड फिर कहती है कि मे बी मुझसे ही गलती हो गई होगी, मैं ही शायद ऑरेंज की जगह मैंगो जूस ले आई होंगी। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। लेकिन वहाँ पर आज भी किसी सिंगर की जरूरत थी एंड कोई भी सिंगर अवेलेबल नहीं था। रुआन कहती है कि मुझे सिंगिंग आती है, अगर परमिशन दी जाए तो मैं यहाँ पे सिंगिंग कर सकती हूँ। मैनेजर जिसके लिए मना करता है, लेकिन मिस्टर जियांग कहता है कि मुझे रुआन पे पूरा भरोसा है कि वो अच्छी सिंगिंग कर सकती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि स्टेज पे सिंगिंग का टाइम आता है, जहाँ पे रुआन ही सिंगिंग करती है एंड उसकी सिंगिंग से सभी लोग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसकी सिंगिंग खत्म होने के बाद मिस्टर जियांग उसके पास जाता है, जहाँ पर सबके सामने वो रुआन की तारीफ करता है। देन फिर वो सबको अनाउंस करता है कि रुआन एंड मैं जल्दी शादी करने वाले हैं एंड रुआन हमारे घर की मिस्ट्रेस बनने वाली है, जिससे तो सभी उसे कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। जब बायजू ये बात सुनती है तो उसे
बहुत ही बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि उसका आज का प्लान भी पूरा ही फ्लॉप हो गया है। अगले सीन में जब रुआन एंड मिस्टर जियांग घर जाते हैं तो वानली ऑलरेडी उनका वहाँ पे वेट कर रही थी। रुआन को अपसेट देख के वानली कहती है कि आज गाला में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कभी कभी ऐसी मिस्टेक सबसे हो जाती हैं, इसके लिए तुम्हें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। रुआन अभी भी अपसेट थी, जिससे वानली मिस्टर जियांग से कहती है कि तुम्हें रुआन का ध्यान रखना होगा एंड उसे खुश करना होगा। मिस्टर जियांग रुआन को उठाकर अपने गोद में बैठाता है एंड उससे कहता है कि तुम हील पहन के थक गई होगी, मुझे तुम्हारी हील्स उतारने दो। देन फिर वो उसके शूज उतारता है एंड उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो। रुआन कहती है कि मेरी वजह से आपकी फैमिली का नाम खराब होगा, सबसे ज्यादा तो मुझे इस बात का बुरा लग रहा है। मिस्टर जियांग कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी फैमिली का नाम खराब कर सकता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो एंड तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, इसीलिए मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। ऐसा कह के वो उससे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर जियांग को कॉल आता है, जिससे रुआन उसका फोन उठाती है। मिस्टर जियांग बात करता है, जहाँ पता चलता है कि किसी बिजनेस ट्रिप की वजह से मिस्टर जियांग को कल ही आउट ऑफ कंट्री जाना होगा। जब रुआन ये बात सुनती है तो उसे बुरा लगता है। मिस्टर जियांग कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने रूम में ले चलता हूँ एंड देन फिर वो उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग जा रहा होता है। वानली मिस्टर जियांग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आने तक रुआन का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। देन फिर वो रुआन से कहती है कि तुम मिस्टर जियांग को बाय कर दो। मिस्टर जियांग से कहती है कि अपना अच्छे से ध्यान रखना। मिस्टर जियांग उसे किस करता है, वहाँ से चले जाता है। अब वो बहुत अपसेट थे, जिससे वानली कहती है कि तुम्हें बिल्कुल अपसेट होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों घर पे अकेले हैं तो हम दोनों घूमने चलेंगे। रुआन भी अग्री करती है। यहाँ पर वानली रेडी होने के लिए जाती है, तभी रुआन को बायजू से कहती है कि कल तो तुम बच गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे तुम घर से बाहर निकलोगी वैसे तुम एंड वानली दोनों ही मेरे हाथों फंसने वाली हो। रुआन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रुआन एंड मिस वानली शॉपिंग करने के बाद घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे रुआन बहुत ही ज्यादा डरी होती है। वानली को लगता है कि मिस्टर जियांग के जाने से वो थोड़ी सी अपसेट है, तो वानली रुआन से कहती है कि इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। देन फिर वो कैफे में कॉफी लेने जाती है। तभी हम देखते हैं कि रुआन के पास दो गुंडे आ चुके हैं, जो रुआन से कहते हैं अच्छा हमें तो तुम्हारा ही वेट था, चलो हमारे साथ चलो। रुआन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसे बेहोश करके अपने साथ कार में ले जाते हैं। वानली ये सब कुछ देख लेती है, उनके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक तो कार आगे निकल गई होती है, जिससे जल्दी से वो मिस्टर जियांग को कॉल करती है और उनसे कहती है कि घर वापस आ जाओ, रुआन को किसी ने किडनैप कर लिया है। मिस्टर जियांग ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, वो वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन जुविन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसका फोन हैक कर लेता हूँ एंड हमें उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। जल्दी से जुविन उसका फोन हैक करके उसकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश करता है। यहाँ हम रुआन को देखते हैं, जब उसे होश आता है तो उसके सामने बायजू होती है। वो बायजू से कहती है कि मुझे किडनैप तुमने करवाया था। बायजू कहती है कि और कौन करवाएगा, तुमने मेरे हाथ से मेरा फियांसे छीन लिया एंड मेरी लाइफ जी रही हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतना इजीली मेरी लाइफ जीने दूंगी। देन फिर वो वहाँ पर रखी हुई ब्रिक से उसे मारती है एंड बॉटल से भी मारती है। रुआन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हर्ट पहुंचाओगी तो मिस्टर जियांग तुम्हें लाइक करेंगे, वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएंगे। जहाँ पर बायजू कहती है कि अगर तुम रहोगी ही नहीं तब तो मिस्टर जियांग को मेरे पास आना ही होगा। रुआन खुद की स्ट्रेंथ का यूज करके वहाँ पे रखी ब्रिक बायजू को मारती है एंड जल्दी से वहाँ से भागने वाली होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग भी आ जाता है, जो रुआन को हक कर लेता है एंड उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। बायजू तो वहाँ पर मिस्टर जियांग को देख के शॉक हो जाती है एंड वो देखती है कि मिस्टर जियांग किस तरह रुआन को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होती है एंड मिस्टर जियांग से कहती है कि तुम मुझसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम मेरी लगती ही कौन हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहती है कि मैं आपकी फियांसे थी, लेकिन इस लड़की के लिए आपने मुझे छोड़ दिया। मिस्टर जियांग कहता है कि तुम मेरी फियांसे कभी भी नहीं थी एंड अपने गार्ड्स को उसे मारने के लिए कहता है। देन फिर वो रुआन को वहाँ से लेके जाने वाला होता है, लेकिन तभी बायजू नाइफ लेके रुआन पे अटैक करने वाली होती है। मिस्टर जियांग बीच में आ जाता है एंड वो नाइफ मिस्टर जियांग को लग जाती है, जिससे तो बायजू भी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये मुझसे गलती से हो गया है। रुआंग मिस्टर जियांग को कहती है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी से हम हॉस्पिटल चलेंगे, लेकिन मिस्टर जियांग अपने गार्ड्स को कहते हैं कि बायजू को सही से मजा चखाओ एंड फिर रुआन को लेके घर आ जाता है, जहाँ पे वानली दोनों का वेट कर रही थी। वो देखती है कि किस तरह बायजू ने मिस्टर जियांग को हर्ट किया है, जिससे वो कहती है कि बायजू की तो बहुत ही हिम्मत हो गई है, उसने जो करा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसकी पूरी फैमिली को देने होंगे। जहाँ पर मिस्टर जियांग भी कहता है कि हाँ अब उसकी फैमिली तो बैंकरप्ट होकर रहेगी। तभी मिस मिन भी वहाँ पर फर्स्ट एड किट लेके आती है। रुआन जल्दी से दवाई निकालती है एंड मिस्टर जियांग को दवाई लगा के देती है। वानली कहती है कि मैं उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करने की तैयारी करती हूँ एंड वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर रुआन बहुत ही अपसेट होती है, तो मिस्टर जियांग कहता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो। रुआन कहती है कि आपको चोट मेरी वजह से ही लगी है, अगर आप मुझे बचाने नहीं आते तो आपको चोट नहीं लगती। मिस्टर जियांग कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें बचाने के लिए मैं कहीं भी आ सकता हूँ। रुआन उसे हक करके रोने लगती है, तो मिस्टर जियांग कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम भी अब मुझे लाइक करने लगी हो एंड ऐसा कह के उसे किस करने वाला होता है। वानली दोनों का फोटो ले रही होती है, तभी मिस्टर जियांग उसे देख लेता है। वानली उसे सॉरी कहती है डिस्टर्ब करने के लिए एंड रुआन तो बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है एंड वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन वानली कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देन फिर वो वानली के पास आके कहती है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी तुम्हारे लिए
तुम्हारा बेबी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जियांग जल्दी से शादी कर लो। अगर तुम जियांग से जल्दी शादी कर लोगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें इस तरह बुली करने की। अब मिस्टर जियांग भी वानली से कहता है कि आपको रुआन को इस चीजों के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। रुआन मन में सोचती है कि मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ कि मिस्टर जियांग से शादी कर सकूं, जिससे वो वानली से कह देती है कि अभी मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूँ। अपसेट होकर मिस्टर जियांग वहाँ से चले जाता है एंड रुआन भी चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब रुआन अपने रूम में होती है तभी वानली वहाँ पे आती है। वो रुआन को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि इसे जाकर जियांग के चोट पे लगा देना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। रुआन भी अग्री करती है। देन फिर वानली रुआन को लेके जियांग के रूम में जाती है एंड पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। रुआन डोर नॉक करती है लेकिन फिर भी वानली डोर नहीं ओपन करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रुआन मिस्टर जियांग के रूम में अंदर जाती है। तभी मिस्टर जियांग बाथरूम में से बाहर आता है जिसने सिर्फ टॉवल पहना होता है। रुआन तो उसे देख के शॉक हो जाती है। वो मिस्टर जियांग से कहती है कि आपकी मदर ने आपके लिए दवाई भेजी है। जियांग वो दवाई देख के कहता है कि ये तो स्ट्रेच मार्क पे लगाने के लिए है जो प्रेग्नेंट वुमेन लगाती हैं। रुआन शॉक होती है तो जियांग उसे उठाकर टेबल पे बैठाता है एंड अपने हाथों से उसे दवाई लगा के देने लगता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है। नेक्स्ट डे रुआन वानली के पास बैठी हुई थी, तभी वानली उसे एक बहुत ही महंगा सा स्कार्फ गिफ्ट करती है एंड उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल बनवाया है। रुआन कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसे मैं नहीं रख सकती हूँ, लेकिन वानली कहती है कि तुम मेरी डॉटर हो, इसलिए जो भी चीज मैं तुम्हें दूं वो तुम्हें रखना होगा क्योंकि इस घर की सारी चीजें तुम्हारी हैं। देन फिर रुआन वानली को थैंक यू कहती है। तभी रुआन को उसकी आंटी का फोन आने लगता है जिससे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम मिस्टर जियांग के साथ रहती हो, जल्दी से मेरे पैसे देने मुझे वापस आ जाओ वरना मैं उसके घर के बाहर आके ही तमाशा करूंगी। रुआन कहती है ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देन फिर वो वानली से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड मुझे मिलने आई है, मैं उससे मिल के आती हूँ एंड वहाँ से चली जाती है। जब रुआन आंटी वेन एंड वैन के पास जाती है तो दोनों इसे फिर से बुली करने लगते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम तो मिस्टर जियांग के घर आके रहने लगी हो, यानी तुम उसके घर की मिस्ट्रेस बन गई हो, तो तुम्हारे पास तो कितने सारे पैसे होंगे और तुम्हारे फादर जो हमारे 5 लाख रुपए लेके भाग गया था वो तो तुमने अभी तक वापस नहीं करे हैं, अब तो तुम्हें हमें $1 मिलियन देने होंगे। लेकिन वैन कहता है कि $1 मिलियन तो मिस्टर जियांग के लिए चुटकियों की बात होगी, इनसे तो तुम 5 मिलियन मांगो। विन भी कहती है कि हाँ हमें 5 मिलियन दो। रुआन कहती है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं, मिस्टर जियांग के पैसे उनके खुद के हैं, मैं उनसे पैसे थोड़ी ना मांग सकती हूँ। विन गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं मांगे तो तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। एंड देन फिर उसे पास ही के रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ पर वो देखती है कि रुआन ने कितना ही एक्सपेंसिव स्कार्फ पहना है। वैन कहता है कि स्कार्फ की कीमत 20,000 रुपए है, जिससे तो विन शॉक हो जाती है और कहती है कि इससे तो हमारा घर का खर्चा निकल जाएगा। स्कार्फ ले लेती है। रुआन मांगने की कोशिश करती है तो विन उसे स्लैप करती है और कहती है कि अगर तुमने अभी के अभी जियांग फैमिली से पैसे नहीं मांगे तो तुम देख लेना मैं जियांग फैमिली का नाम सब जगह खराब कर दूंगी। एंड वहाँ पे बैठ के तमाशा करने लगती है। रुआन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी विन कौन सा रुकने वाली थी। सेम टाइम पे वहाँ पे वानली आ जाती है जो कहती है जैसे जो भी तमाशा करना है करो, किसी को भी यहाँ पैसे नहीं मिलने वाले हैं। देन फिर वो विन से स्कार्फ छीन लेती है एंड रुआन को पहना देती है। विन तो उसे पहचान जाता है और कहता है कि ये मिस्टर जियांग की मदर है, जहाँ पर विन कहती है कि अगर तुम मिस्टर जियांग की मदर हो फिर तो तुम्हें हमें पैसे देने चाहिए, उसने रुआन को प्रेग्नेंट किया है और शादी भी नहीं करी, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। रुआन कहती है कि इसमें जियांग की कोई भी गलती नहीं है, आप उनके बारे में प्लीज ऐसा मत बोलो। वानली कहती है कि अगर इन्हें पैसे चाहिए तो मैं इसे पैसे दूंगी, लेकिन उसके पहले तुम लोगों को भी मेरा कुछ काम करना होगा। तुम्हें 5 मिलियन चाहिए ना, मैं तुम्हें 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए विन को मेरे सामने नील डाउन करना होगा। विन कहती है कि मैं तो किसी के सामने नील डाउन नहीं करूंगी, लेकिन वैन तो 10 मिलियन सुन के अपनी मदर को ही नील डाउन करवा देता है एंड उन्हें मारने लगता है ताकि वो मिस वानली के सामने नील डाउन करके रहे। रुआन को ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगता है। सेम टाइम पे वहाँ पे मिस्टर जियांग भी आ जाता है जो अपनी मदर से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वानली बताती है कि मैं रुआन को सिखा रही हूँ कि पैसों का यूज किस तरह करना है और इन लोगों के मुंह कैसे लगना है। जियांग कहता है कि हमें इन्हें 10 मिलियन देने की कोई भी जरूरत नहीं है एंड चेक फाड़ देता है। वैन कहता है कि तुम्हारी मदर ने तो प्रॉमिस किया था कि मेरी मदर नील डाउन करेंगी तो हमें 10 मिलियन मिलेंगे, अब तुम नाटक क्यों कर रहे हो। मिस्टर जियांग कहता है कि ऐसा कोई भी प्रॉमिस मैंने तो नहीं करा था। देन फिर वो नाइफ लेता है एंड उन लोगों को थ्रेटन करता है और कहता है कि अगर आज के बाद कभी भी तुमने रुआन को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दोनों डरते हैं एंड वहाँ से भाग जाते हैं। अब रुआन इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। देन फिर वो मिस्टर जियांग के हाथ से नाइफ लेके साइड में रख देती है। वानली भी मिस्टर जियांग से कहती है कि रुआन को इस तरह परेशान मत करो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिस पर जियांग भी एग्री करता है एंड रुआन से कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे पता ही था कि आज यहाँ पे विन एंड वैन आने वाले हैं। जब से तुम्हें किडनैप किया गया है मैं इन पर भी नजर रखे था, इसलिए मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये तुम्हें परेशान करने जरूर आएंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ऐसा कहके वो रुआन को किस करता है। वानली तो दोनों को ऐसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सेम टाइम पे मिस्टर जियांग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अगले सीन में मिस्टर जियांग अपने बचपन के फ्रेंड जिन्हू को मिलने गया था। जिन्हू से कहता है कि तुम्हें पता है बायजू के जाते तुमने किया है ना वो सही नहीं है, अभी यहाँ पे शीमू भी आने वाली है जो तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। इतने टाइम तक वो भी अब्रॉड थी एंड तुमसे मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब उसे पता चला कि बायजू को तुमने अपनी लाइफ से इस तरह निकाल दिया है तो वो बहुत अपसेट है। मिस्टर जियांग कहता है
कि वो अपसेट क्यों है, उसका बायजू से क्या लेना देना है। जिनो कहता है क्योंकि शिमू एंड बायजू बचपन के फ्रेंड्स थे इसलिए। तभी वहाँ पे शिमू आ जाती है जो जियांग पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कितने सालों तक बायजू तुम्हारी फियांसे थी, फिर तुम कल की आई हुई लड़की के लिए उसे कैसे छोड़ सकते हो। मिस्टर जियांग उसे बताता है कि बायजू मेरी फियांसे कभी भी नहीं थी, उसने हमेशा सबसे झूठ बोला कि वो मेरी फियांसे है। शिमू कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी एंड तुम्हें साथ में ही रहना चाहिए था। जियांग कहता है कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। गुस्सा करके शिमू वॉशरूम में चली जाती है। उसके जाते ही जिन्हो जियांग से कहता है कि प्लीज हम सब बचपन के फ्रेंड्स हैं, अगर हम आपस में इस तरह लड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा, प्लीज तुम एंड शिमू साथ में बैठ के इन सब चीजों को सॉल्व कर लो, जिसके लिए जियांग भी अग्री होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रुआन आ गई है जो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। मिस्टर जियांग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रुआन कहती है कि मिस वानली ने मुझे यहाँ पे भेजा था, वो चाहती थी कि हम दोनों आज साथ में घूमे। जियांग तो उसे देख के खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सीमू आ जाती है जो रुआन को देख के समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसके साथ जियांग का फेयर चल रहा है। देन फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। रुआन अपना इंट्रोडक्शन देती है। जियांग भी बताता है कि ये मेरी बचपन की फ्रेंड शिमू है। रुआन तो शिमू का नाम सुन के ही खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा तुम तो वही हो ना जिसने कैंसर पे थीसिस लिखी थी, मैंने तुम्हारा काम पढ़ा था एंड तुम्हारे अंडर मैंने इंटर्नशिप लेने की भी कोशिश करी थी, लेकिन शिमू कहती है कि फिलहाल मैं किसी को भी इंटर्नशिप नहीं दे रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी इंटर्नशिप मिलना मुश्किल है। जियांग को अच्छा नहीं लगता है कि शिमू इस तरह से रुआन की इंसल्ट कर रही है, जिससे वो रुआन को किस करता है और कहता है कि हमें इससे बात करने की जरूरत नहीं है एंड उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुआन किसी और के पास नहीं बल्कि शिमू के पास ही इंटर्नशिप के लिए गई है और साथ में उसके योयो भी होती है, लेकिन शिमू तो रुआन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। वो उसे ऐसे टास्क देती है जो रुआन को आते भी नहीं है। देन फिर जब रुआन उसे करने से मना करती है तो शिमू उसे धमकी देती है कि वो उसे यहाँ से निकाल देगी। रुआन उसे रोकने की कोशिश करती है एंड ऐसे में शिमू को टच कर लेती है। शिमू को गुस्सा आता है जिससे वो रुआन को धक्का देती है। रुआन गिरने वाली होती है, तभी मिस्टर जियांग वहाँ पे आ जाता है जो रुआन को बचा लेता है। देन फिर वो शिमू से कहता है कि तुम रुआन को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती हो। शिमू कहती है कि मैंने इसे एक छोटा सा टास्क करने के लिए दिया था, लेकिन इसे वो भी नहीं आता है। मिस्टर जियांग कहता है कि ऐसा कौन सा काम है। यो बताती है कि रुआन ने आज से पहले किसी का भी ब्लड ड्रॉ नहीं करा है एंड डॉक्टर शिमू उसे जबरदस्ती किसी का ब्लड ड्रॉ करने के लिए कह रही है, इसलिए रुआन को डर लग रहा है। मिस्टर जियांग कहता है कि इतनी सी बात है, इसके लिए तो मेरी रुआन को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो आके मेरा ब्लड ड्रॉ कर सकती है। रुआन पहले तो मना करती है, लेकिन डॉक्टर जियांग कहता है कि तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। रुआन भी डॉक्टर जियांग की बात मानकर उनका ब्लड ड्रॉ करती है जो एकदम सक्सेसफुल हो जाता है, जिससे तो शिमू इंसल्टेड फील करती है। देन फिर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन हो गए थे। रुआन एक पेशेंट को चेक करने जाती है। उस पेशेंट का नाम वान होता है जो रुआन से कहता है कि मैं तो आपको गाला में मिला था जहाँ पे आपने सिंगिंग भी करी थी, मुझे तो आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी लगी थी। रुआन तो खुश हो जाती है एंड वान से कहती है कि आप इतने ज्यादा बीमार तो नहीं हो कि आपको हॉस्पिटल में रहना पड़े। वान कहता है कि मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली है एंड अगर मैं घर गया तो मेरे बड़े भाई है ना, वो मुझसे बहुत सारा काम करवाएंगे, इसीलिए मुझे घर बिल्कुल नहीं जाना है। देन फिर वो रुआन से कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए जब तक आप इसी हॉस्पिटल में काम करोगी मैं यहीं रहूंगा। रुआन तो उसकी ऐसी बातों से कंफ्यूज होती है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है एंड रुआन से कहता है कि वान के इतना ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा नहीं है एंड वो तुम्हें बार बार परेशान करेगा। रुआन भी उसकी बात पे एग्री करती है एंड वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वापस से जब रुआन वान को चेक करने आती है तो वान वापस से रुआन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सेम टाइम पे वहाँ पे जियांग आ जाता है जो वान को थ्रेटन करता है कि बार बार रुआन को परेशान मत करो एंड उसे वहाँ से ले जाता है। शिमू ये सारी चीजें देख लेती है, जिससे वो वान से कहता है कि अगर तुम्हें रुआन पसंद है तो क्यों ना हम दोनों मिलके जियांग एंड रुआन को एक दूसरे से अलग कर दें, जिससे तुम रुआन को अपने पास रख लेना एंड जियांग को मैं रख लूंगी। वान कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि वान जानबूझ के मिस्टर जियांग के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही होती है। जब रुआन ये चीज देखती है तो उसे अच्छा फील नहीं होता है। मिस्टर जियांग भी रुआन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है क्योंकि उसे बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। रुआन बहुत देर तक रात को बैठ के मिस्टर जियांग का वेट कर रही होती है क्योंकि मिस्टर जियांग ने उसे साथ में डिनर करने के लिए कहा होता है। तभी वहाँ पर वान आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर जियांग जानबूझ के तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन रुआन कहती कि ऐसा नहीं है, तुम मिस्टर जियांग को जानते नहीं हो इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। देन फिर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर वो मिस्टर जियांग का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही मिस्टर जियांग ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है रुआन उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही शिमू से आते हुए देखती है वो तो बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिससे जियांग शिमू को लेकर अंदर जाता है। कुछ टाइम बाद शिमू ठीक हो गई होती है, जिससे वो मिस्टर जियांग को ड्रिंक करने के लिए देती है, लेकिन उसने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिलाया होता है। ड्रिंक करने के बाद ही उसे नशा होने लगता है। शिमू कहती है कि मैंने आज तक अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बता पाई है। दरअसल में बात ये है
लेकिन वो कुछ कह पाए उसके पहले ही जियांग भी होश होने लगता है। शीमो उसके पास आ जाती है एंड ये सारी चीजें रुआन देख लेती है। वान भी उसके पीछे आता है एंड रुआन से कहता है कि देखा, तुम जिस पे ट्रस्ट करती थी वो रियल में ट्रस्ट के लायक नहीं है। रुआन अपसेट होती है एंड वहाँ से भाग जाती है। तभी वान भी शीमो के पास आता है। शीमो कहती है कि देखा, हम दोनों का प्लान काम कर गया। वान कहता है कि ये प्लान मेरा कभी भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग भी होश में होता है। वो शीमो का गला दबाता है एंड उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पानी में ड्रग मिलाने की। वो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती थी, पहले बायजू तुम्हारे पीछे थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम बायजू को लाइक नहीं करते हो तो मैंने सोचा कि ये मेरा मौका है, लेकिन तुम रुआन को ले आए। मिस्टर जियांग कहता है कि रुआन मेरी होने वाली वाइफ है, आज के बाद तुम कभी मेरे सामने मत आना, वरना बायजू की फैमिली का जो हाल हुआ है वही तुम्हारा होगा। एंड धक्के मार के उसे वहां से जाने को कहता है। तभी वहां पर रुआन आ जाती है जो जियांग से कहती कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आई हूँ, मुझे पता है कि शीमो ने तुम्हारे पानी में ड्रग मिलाया था। जियांग कहता है कि तुम्हें ऐसा कैसे पता चला। रुआन कहती कि ऑब्वियसली अगर उसने ड्रग नहीं मिलाया होता तो तुम कभी शीमो को किस ही नहीं करते। जियांग उसे किस करके थैंक यू कहता है उस पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, जिस पर रुआन कहती कि मुझे तुम पर हमेशा ट्रस्ट रहेगा। शीमो दोनों की क्लोजनेस देखकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद रिवील होता है कि वान कोई और नहीं बल्कि जियांग का छोटा भाई है एंड उसे घर नहीं जाना है क्योंकि जियांग उससे बिजनेस का बहुत सारा काम करवाएगा। रुआन तो ये जानकर बहुत ही शॉक हो जाती है। सबके जाने के बाद जियांग रुआन को डायमंड रिंग देता है एंड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। रुआन भी उसकी शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है।